नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बात बिहार की करें और बात तेजस्वी यादव की करें तो देखिए, तेजस्वी यादव को भरोसा अब भी ये है कि वे नीतीश कुमार की सरकार को गिरा देंगे। तैयारी अभी खत्म नहीं हुई है। भले ही 12 फरवरी को धोखा हो गया, उनके विधायकों को नीतीश कुमार ने ही तोड़ दिया और जिनके बूते सरकार गिराने की कवायद चल रही थी बीजेपी और जेडीयू के एमएलए, वे पाले में अंत समय में नहीं रह सके। अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के समय तो गैर हाजिर थे, लेकिन बहुमत के समय आ गए। तो देखिए, तेजस्वी यादव कल 20 फरवरी से जन विश्वास यात्रा पर भी निकल रहे हैं। हम लोग कह भी रहे थे कि तेजस्वी यादव को अब सड़क पर उतरना ही चाहिए, लाट साहिबी छोड़नी चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए। तो देखिए, मैंने कहा तेजस्वी यादव ने उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। कई तरीके की चर्चाएं भीतर भीतर है। जैसे तेजस्वी यादव ने जेडीयू बीजेपी के जिन एमएलए पर दौरे डाले थे, उनसे अब भी संपर्क बना हुआ है। कहा जा रहा है कि आप इस्तीफा दीजिए, लोकसभा का टिकट महागठबंधन से प्राप्त कीजिए। इसके अलावा देखिए, मैं तो इस बात को कंफर्म नहीं कर सकता क्या लिया गया क्या दिया गया, लेकिन मार्केट में कई तरीके की चर्चाएं हैं। मुकदमा भी हो गया। कोतवाली थाने में जेडीयू के एमएलए, हरलाखी के एमएलए सुधांशु शेखर ने जो प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें 5-5 करोड़ रुपए का एडवांस की बात कही गई, वह मुकदमा भी अब ईओयू को सौंप दिया गया है आगे की जांच के लिए। ईओयू ज्यादा सक्षम एजेंसी है। तो इन सारी स्थितियों परिस्थितियों में और देख रहे हैं, तेजस्वी यादव को यह भरोसा भी है कि जैसे ही नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, 28 तारीख को सरकार बनी, पहले यह कहा गया कि 2 फरवरी को मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। फिर यह हुआ कि बहुमत हासिल करते ही विस्तार कर देंगे। नहीं हुआ। 18 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई, 19 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई, आज 19 फरवरी है। तो तेजस्वी यादव को भरोसा है कि जैसे ही नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, भगदड़ मच जाएगी, असंतोष ज्वालामुखी की तरह फट पड़ेगा। आज ही हमने देखा, गोपाल मंडल विधायक हैं जेडीयू के, बहुत बोलते हैं। उन्होंने क्या क्या नहीं कह दिया पटना जाकर इस्तीफा दे देंगे। उनके क्षेत्र में एक वारदात हुई है, इसके बाद वे कह रहे हैं मुझे बैकवर्ड एसपी चाहिए। मतलब अब एसपी भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड, इस तरीके की मांग होने लगी है। गोपाल मंडल भागलपुर पार्लियामेंट्री से चुनाव लड़ेंगे, पार्लियामेंट से चुनाव लड़ेंगे, यह बात भी उन्होंने एलानिया तौर पर पहले ही कह दिया है। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति और कानून के जानकार कहते हैं कि यह कहीं नियम नहीं है कि अगले अविश्वास प्रस्ताव के लिए आपको 6 महीने का इंतजार करना होगा। अजीत जी, तेजस्वी जन विश्वास यात्रा पर निकल रहे हैं। सरकार गिराने की कवायद अब भी खत्म नहीं हुई है। दोनों चीजों को कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो अच्छी बात है। हम लोग जिस दिन से तेजस्वी यादव सरकार से बाहर हुए, नीतीश कुमार ने उनका साथ छोड़ा जी। और भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, उस दिन से हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव को सड़क पर उतरना चाहिए है, जनता के जी। बीच जाना चाहिए है, अपने को विक्टिम की तरह पेश करना चाहिए है, ये बताना बिल्कुल। चाहिए है कि उनके हाथ में से वो इतने काम कर रहे थे, वो नौकरियां दे रहे थे और बिहार को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे थे, और उस बीच उनसे सरकार छीन ली गई, उनको सरकार से हटा दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की जनता के साथ बिट्रेल है, भारतीय जनता पार्टी का और नीतीश कुमार का भी। ये एक एक नैरेटिव अपना बनाते हुए, एक अपना नैरेटिव क्रिएट करते हुए, देखिए, विनर तो वही होता है जो अपनी कहानी सुनाता है। जी, बिल्कुल। दूसरे की कहानी पर हम लोगों के यहाँ जो कहते हैं कि हकारी भरने वाले जो लोग होते हैं, वो कहीं नहीं पहुंचते हैं। उनको सिर्फ हम्म। वो दूसरी कहानियां सुनते रह जाते हैं, उसमें कमी निकालते रह जाते हैं। अपनी कहानी सुनाने वाला ही लोगों को बांध पाता है। तो तेजस्वी यादव को अपनी कहानी सुनानी थी जाकर के। वो लगभग 1 महीने की देरी करके निकल रहे हैं, लेकिन ठीक है, फिर भी निकल रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए। ये अच्छी बात है कि वो जनता के बीच जाएं, अपनी कहानी सुनाएं, अपने पक्ष की बात सुनाएं, अपना पक्ष रखें जनता के बीच में। अपोजिशन के पास अब वही रास्ता है, कहीं भी, चाहे स्टेट का अपोजिशन हो या सेंटर का अपोजिशन, अब उसके बिल्कुल। पास यही रास्ता है कि वो जनता के बीच जाके अपनी कहानी बताए, क्योंकि मीडिया कवरेज है नहीं अपोजिशन की पार्टीज का। उसमें भी खासतौर से जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं, उनको, उनके लिए तो और भी कवरेज नहीं है ट्रेडिशनल मीडिया में, टेलीविजन और प्रिंट में। तो जनता के बीच जाना चाहिए है, अपनी कहानी लेकर के जाना चाहिए है।
तो जी, वो एक अच्छी बात है और बहुत अच्छा, जब तक नेता सड़क पर नहीं उतरेगा, जनता को सड़क पर नहीं एड्रेस करेगा, तब तक कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। ज्ञानेश्वर जी, ये तो मेरा फर्म बिलीफ है और डेमोक्रेसी में यकीन करने वाले तमाम पुराने लोगों ने कहा है कि सड़क पर लड़ाई लड़नी चाहिए। क्योंकि वो बिल्कुल। ये एक जुमला हमेशा दोहराया जाता है जो राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि सड़क सुनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो सड़कें सुनी नहीं होनी चाहिए, जी, सड़कें गुलजार होनी चाहिए है। और ये अगर जा रहे हैं तेजस्वी यादव तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। हुँ, ये हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं, उनको जाना चाहिए था। ये अब एक पहलू है, एक राजनीतिक पहलू और बहुत पॉजिटिव साइन है ये कि पॉलिटिक्स इस तरह से होती है। चुनाव भी जी, आने वाले हैं तो ये एक बहुत हुँ, पॉजिटिव साइन है। हुँ, अब इसका जो दूसरा पहलू है, जो सरकार को लेकर के और जो तरह-तरह की चर्चाएँ हो रही हैं, जो गोपाल मंडल का बयान हमने सुना, फिर एक सुधांशु शेखर ने जाकर के वहाँ उन्होंने मुकदमा दर्ज मुकदमे कराया। में एफआईआर दर्ज कराई। उसके ऊपर डॉक्टर संजीव ने जो बयान दिया कि इस बात की जी, जाँच की जाए कि उनको किसका फ़ोन आया। तो हुँ, ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ज्ञानेश्वर जी, ये सरकार का इक़बाल कमज़ोर होने की वजह से हो रही है। जब बिल्कुल। सरकार का इक़बाल कमज़ोर हो जाता है, तो लोग इस तरह की बातें करने लगते हैं। हुँ, नहीं तो क्या आपने देखा है, आप भी नीतीश कुमार को पहले दिन से देख रहे हैं, जब से वो राजनीति में है और हमको ध्यान आ रहा है, हमको लग रहा है कि आप 1989 में पहला लोकसभा चुनाव लड़ने गए थे, तब से आप उनको बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। बिल्कुल, तो कभी आपने देखा है कि उनकी पार्टी के किसी नेता की ऐसी हिम्मत हो गई हो कि उनसे आँख मिला करके बात करे और उनके खिलाफ कोई बयान दे दे? ये बिल्कुल हमने नहीं। नहीं सुना। ना, दूसरी ना, पार्टी ना। में संभव था। लालू जी, यादव के सामने कोई कुछ भी कह देता था। लालू हुँ, यादव की पार्टी के एमएलए, एमपी खुल के अपनी शिकायत उनके सामने रखते थे। जेडीयू में समता पार्टी थी, तब भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि नीतीश कुमार के सामने जाकर के बात करें। नीतीश जी, कुमार तो मिलते ही नहीं 3-3 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने विधायक और मंत्री लोगों से अपने। हुँ, अब ये स्थिति हो गई है, इसका मतलब कि उनका इकबाल कम हुआ है, उनके शासन का भी इकबाल कम हुआ है। वो जी, लगातार उन्होंने 8वीं बार बहुमत साबित कर दिया, ये बात सही है कि उन्होंने बहुमत साबित कर दिया, 9वीं लेकिन बार हम ना? सब लोग 9वीं 9वीं बार बार शपथ पेश ली। 9वीं बार जी, पेश किया था, लेकिन पहली बार जी, हार गए थे 2000 में वो। हाँ, जी, तो बिल्कुल, हाँ। 8 बार उन्होंने बहुमत साबित किया, तो जी, वो साबित कर दिया उन्होंने, लेकिन कैसे साबित हुआ ये भी हम आप जानते हैं, पर्दे के पीछे के सारे खेल जो अब तो लोग जान ही गए हैं। तो अब बिल्कुल, उनका इकबाल कम हो गया, सरकार की जो अस्थिरता हुई है, वो जो बार-बार इधर से उधर उन्होंने किया, दूसरी पार्टियों के साथ दूसरी पार्टियों ने किया, तो उसमें जो पॉलिटिकल पावर सेंटर है, उसका इकबाल कम हो गया। अब वो हुँ, इकबाल नहीं रहा कि आप लोग आपके वश में हैं, आपके काबू में हैं, आप जो चाहेंगे उस हिसाब से करेंगे। और इसी का फायदा उठा करके जो एक डिसग्रंटल्ड लोग हैं या जो जिसकी किसी भी वजह से नाराजगी है, वो अपनी नाराजगी खुल करके सार्वजनिक कर रहा है। अगर जी, नाराजगी नहीं भी है, कोई दूसरी महत्वाकांक्षा है, जैसा आपने कहा कि गोपाल मंडल की महत्वाकांक्षा भागलपुर लोकसभा सीट लड़ने की है, तो हाँ, उस महत्वाकांक्षा का अब सार्वजनिक इजहार कर रहे हैं लोग। पहले ऐसा करने की हिम्मत नहीं होती थी। पहले तो पार्टी के फोरम में भी बहुत दबी जुबान से लोग इस तरह की बात करते थे और जो टिकट मिल जाता था उसको भगवान का प्रसाद मान करके ले जाते थे। किसी की अपनी इच्छा नहीं होती थी कि हम ये लड़ेंगे। बिल्कुल, अब तो स्थिति ये हो गई है, तो ये एक इकबाल कम होने का हुँ, नतीजा है। और अभी आप बताएँगे, आपको और भी कई नेता हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो खुल करके इस बात को कह रहे हैं कि हमको लोकसभा की टिकट चाहिए, नहीं तो हम इस्तीफा दे देंगे विधानसभा से और सरकार को कमज़ोर कर देंगे। और उसी पर भरोसा भी कर रहे हैं तेजस्वी यादव। आरजेडी को एक भरोसा इस पर भी है, जो बार्गेनिंग की डील होती है, उस डील में एक चीज़ ये भी है, मतलब जो पर्दे के पीछे और झोला बोला बोरा हम लोग भी डिस्कस किए थे, वो हुआ ही था, जी, तभी केस मुकदमे हुए हैं। लेकिन राजनीतिक जो टेबल पर रखी गई है, जो राजनीतिक दांव चला जा रहा है, वो ये है कि जेडीयू के कुछ एमएलए इस्तीफा कर दें और आरजेडी उनको लोकसभा की टिकट दे दे, आरजेडी दे दे नहीं, कांग्रेस पार्टी मैं गठबंधन नाम ले में। सकता हूँ। जी, जी, मैं नाम ले सकता हूँ। देखिए, बीमा भारती को साफ-साफ पेशकश की गई है कि आप इस्तीफा दीजिए। बीमा भारती का तेवर कितना तल्ख़ है, यह भी आपको पता है। बीमा भारती किस तरीके से गायब रहीं, बीमा भारती मंत्री बनना चाहती हैं, किन लोगों से पंगा है। तो बीमा भारती को पेशकश है कि आप इस्तीफा दीजिए और पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़िए। बीमा भारती अपनी बिटिया को लड़ाना चाहती हैं, लेकिन इस बात के लिए आरजेडी तैयार नहीं इस्तीफा। देखिए, सुदर्शन कुमार के बारे में चर्चा आ रही है जो नाराज थे। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने मना लिया है, लेकिन सुदर्शन कुमार के बारे में भी खबर यह है कि आरजेडी की पेशकश है कि आपको हम नवादा से चुनाव लड़ा सकते हैं, आप इस्तीफा दीजिए। डॉक्टर संजीव कुमार खगड़िया से चुनाव लड़ना चाहते हैं, आरजेडी की पेशकश है, इस्तीफा दीजिए। लेकिन पंगा वहां फंस रहा है कि महबूब अली कैसर जो अभी लोजपा पारस के सांसद हैं, उनके बेटे आरजेडी के विधायक हैं। तो महबूब अली कैसर का एडजस्टमेंट भी न पारस गुट की ओर से न चिराग गुट की ओर से होता दिख रहा है। और महबूब अली कैसर एक ऐसे नेता हैं जिन पर नीतीश कुमार की भी नजर रही है। 2019 में
महबूब अली कैसर को टिकट दिलाने में रामविलास पासवान से नीतीश कुमार की भूमिका भी थी, सलमान खान की भूमिका भी थी, बॉलीवुड स्टार। तो वहां महबूब अली कैसर बनाम डॉक्टर संजीव कुमार। अब देखिए सीतामढ़ी के विधायक, सीतामढ़ी जो है दिलीप राय, वे तो बिल्कुल अंतिम समय तक ही गायब रहे। उन्हें भी इस बात की पेशकश है कि आप इस्तीफा दीजिए जेडीयू के विधायक से और सीतामढ़ी से पार्लियामेंट लड़ लीजिए, पुराने आरजेडी के ही हैं। देखिए इसी तरीके से मिश्री लाल यादव, वे मधुबनी से उन्हें लड़ने की पेशकश दी गई है, बीजेपी के विधायक हैं। बीजेपी देखिए तेजस्वी यादव को इस बात के लिए तो मानना ही होगा कि जब पूरे देश में भाजपा दूसरे दलों को तोड़ रही है, तेजस्वी यादव ने बीजेपी के 3 विधायकों को तोड़ने का साहस करके दिखाया, दुस्साहस करके दिखाया, जो भी आप कह लीजिए, लेकिन बीजेपी में भी सेंध मारी। देखिए शालिनी मिश्रा से भी कहा गया था कि आप मोतिहारी लड़ सकती हैं, लेकिन शालिनी मिश्रा ने अपनी निष्ठा पूर्ण रूपेण नीतीश कुमार के प्रति जग जाहिर कर दिया और कहा है कि मुझे यह ऑफर कबूल नहीं है। मनोज यादव हैं, ये भी गायब रहे थे, बाद में आए थे। मनोज यादव से कहा जा रहा है, जेडीयू के एमएलए हैं, कि आप बांका से चुनाव लड़ लीजिए, जयप्रकाश नारायण यादव को नहीं टिकट देंगे। देखिए तेजस्वी यादव की समझ है कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे होने हैं वो तो होंगे ही होंगे, तो हमें रिस्क लेने में और सरकार गिराने की कवायद में आगे बढ़ना चाहिए। यह भी आपको ध्यान देने की जरूरत है अजीत जी कि जिन 3 आरजेडी के विधायकों ने, नीलम देवी, प्रहलाद यादव और चेतन आनंद, जो चले गए सत्ता पक्ष के साथ, उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए अब तक तेजस्वी यादव और आरजेडी ने अर्जी नहीं दी है। यह अर्जी तो तुरंत दाखिल हो जानी चाहिए थी। तो माना यह जा रहा है कि अब भी तेजस्वी यादव को इस बात का भरोसा है, नीलम देवी और चेतन आनंद पर तो भरोसा नहीं हो रहा है कि प्रहलाद यादव आज न कल घर वापसी कर लेंगे। तो ये सारी स्थितियां परिस्थितियां हैं और फिर वही बात कि कैबिनेट विस्तार यदि हो गया तो असंतोष ज्यादा बढ़ेगा। गोपाल मंडल की बात हमने कही ही, असंतोष ज्यादा बढ़ेगा और यह कतार, यह लिस्ट और लंबी हो जाएगी। देखिए वो कैबिनेट विस्तार के बाद की जो स्थिति होगी उस पर हम लोग इसके बाद अभी बात करेंगे। अभी जी पहले जो अविश्वास प्रस्ताव है, सरकार गिराने की जो कवायद है, उसकी जो कानूनी और राजनीतिक स्थितियां हैं और जो समीकरण बनता है उस पर, उसको हम लोग को जी समझना समझाना जरूरी है। देखिए एक आम धारणा, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र नहीं है उस तरह से कि अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है सरकार गिराने के लिए। संविधान में जिस आर्टिकल के थ्रू प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को बहुमत की बात कही गई है, जहां जी ये कहा गया कि किस आर्टिकल, जिस आर्टिकल में ये कहा गया कि कैसे कोई आदमी सदन के बहुमत वाले दल का जो नेता होगा वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनेगा, जी उसी में अंडरलाइन है ये बात कि अगर वो सदन का विश्वास खो देता है तो नेता नहीं रह पाएगा। हम्म, अलग से उसका कोई जिक्र नहीं है। तो विश्वास कब खो सकता है कोई व्यक्ति, ये असली चीज है। जी तो उस हिसाब से एक प्रोसेस इवॉल्व हुआ है कि विश्वास मत और अविश्वास मत। हम्म, ये जो जानकार लोग कहते हैं कि 6 महीने की सीमा नहीं है, वो सही है कि 6 महीने की कोई सीमा नहीं है, लेकिन वो एक सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल जजमेंट है, सब्जेक्ट टू जी जजमेंट है। हम्म, और वो जजमेंट करना है गवर्नर को भी, उसमें बिल्कुल गवर्नर भी एक पार्ट है। उनको ये फैसला हाँ, लेना है कि कोई भी सरकार अपना बहुमत कब खो रही है या बहुमत में है या नहीं है, ये उनके स्वविवेक के ऊपर भी निर्भर हम्म, करेगा। विश्वास मत को लेकर के कोई सीमा नहीं है, आप कितनी भी बार विश्वास मत पेश कर सकते हैं। अगर बिल्कुल। सरकार चाहे विश्वास मत पेश करना, उसकी कोई सीमा नहीं है। अभी अभी हम अरविंद लोगों केजरीवाल को ने किया ना। जी इसी विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 3 बार विश्वास मत पेश किया। जी कोई उनकी सरकार के बहुमत पर सवाल नहीं उठा रहा था, फिर भी वो बार बार विश्वास मत पेश कर रहे हैं। हम्म, अविश्वास प्रस्ताव की एक सीमा निश्चित रूप से है 6 महीने की। इस 6 महीने के भीतर भी पेश किया जा सकता है, हम्म, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि कोई बहुत बड़ा उलटफेर हो, कोई ऐसा घटनाक्रम हो जिस घटनाक्रम से ये ऑब्वियस हो जाए कि सरकार ने बहुमत गंवा दिया है। जी अब सरकार के पास बहुमत नहीं है, ये बहुत ऑब्वियस हो जाए। जैसे भारतीय जनता पार्टी समर्थन विड्रॉ कर ले नीतीश कुमार से, हम्म, तो ये एक ऑब्वियस सी चीज हो गई कि सरकार अल्पमत में आ गई। जी तो इस तरह की कोई घटना हो, हम्म, तो इस बात को, एक तो ये कानूनी स्थिति समझनी चाहिए है आरजेडी के लोगों को भी और उनके नेताओं को भी, ये कानूनी स्थिति समझनी चाहिए है कि जो हम्म, आपने जो जितनी बातें अभी बताई, जो नाम गिनाए, इनको ये पेशकश आरजेडी की तरफ से है। तो ये अगर ये लोग इस्तीफा भी देते हैं, तब जी भी ऐसी स्थिति नहीं बनती है कि सरकार अल्पमत में आ गई। हम्म, इस बात को समझना चाहिए। तो हमने कहा कि जी कोई बड़ा घटनाक्रम हो जाए हम्म, और गवर्नर को लगे कि अब सरकार ने बहुमत गंवा दिया है। हम्म, अगर 5 लोग इस्तीफा दे देते हैं, तो सरकार को लगने का कोई, राज्यपाल को लगने का कोई कारण नहीं है कि सरकार अल्पमत में आ गई। जी 5 लोग या 6 लोग अगर इस्तीफा दे देते हैं, तो बहुत सामान्य गणित है कि हाउस का स्ट्रेंथ भी उतना कम हो जाता है।
हम्म। अभी 143 अगर 6 लोगों से आप इस्तीफा करा देते हैं तो स्ट्रेंथ 236 का हो जाएगा, 237 का स्ट्रेंथ हो जाएगा। फिर जी। आपको बहुमत का आंकड़ा 119 का ही रह जाएगा। हम्म। तो जो अभी 128 है सरकार के पास, अगर उसके 6 लोग छोड़ दे तो 122 बनेगा और बहुमत का आंकड़ा 119 का रहेगा। जी। तो तब भी बहुमत से 3 ज्यादा है उसके पास। हम्म। तो ऐसी स्थिति में आमतौर पर अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिलेगी। अब तो हम्म। स्पीकर के चेयर पर भी अपना बीजेपी का कोई नेता होगा, स्पीकर के चेयर पर नंद किशोर यादव बैठ गए अब। तो अब बिल्कुल। उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है और हम्म। राज्यपाल भी इस बात पर ध्यान नहीं देंगे। तो हम्म। कोई बड़ा खेल करना होगा, जिस तरह से पहले दावा किया जाता था कि 16 एमपी 16 एमएलए संपर्क में है। अगर कोई जी। वैसा खेल होता है तब तो ठीक है, तब तो आप अविश्वास प्रस्ताव की उम्मीद कर सकते हैं कि हम अविश्वास 16 लोग इस्तीफा दे दे तो आप अविश्वास प्रस्ताव मूव करेंगे, तो उस पर हो सकता है कि उसको मंजूरी मिल जाए। ऐसे आप जीतन राम करेंगे। जीतन राम मांझी से भी भरोसे की आस टूटी नहीं है। जीतन राम मांझी का मूड कब खराब हो जाता है यह सभी जानते हैं। और आपको एक मजेदार वाकया बताया, कल रात ही मुझे कोई बता रहा था कि जब 28 तारीख को सरकार बनी और 8 मंत्रियों ने शपथ ली, तो एक मंत्री जी ने, शपथ लेने वाले मंत्री जी ने, भवन निर्माण विभाग को अपने जिम्मे मान लिया और भवन निर्माण विभाग से जबरिया गाड़ियां मंगवा ली गई। अभी शपथ ही लिए थे, विभागों का बंटवारा तो कई दिनों के बाद हुआ। तो जो आपने कहा ना कि इकबाल की कमी हो गई है, तो वो इकबाल की कमी दिखती है। तो तभी देखिए ऐसा हुआ। जी, जीतन राम मांझी पर अब भी दौरे डाले जा रहे हैं और जीतन राम मांझी को भी समझ में आ रहा है कि इस सरकार की कमान मेरे पास है। यदि हम इधर उधर हुए तो सरकार हिल सकती है। तो जीतन राम मांझी के लिए आपने देखा ही कि वहां किसानों से बातें छोड़कर अमित शाह ने नित्यानंद राय की ड्यूटी पटना में लगाकर रखी। रात भर नित्यानंद राय जीतन राम मांझी के साथ रहे और अगले दिन साथ लेकर ही आए। तो ये सारी स्थितियां परिस्थितियां हैं अजीत जी। हाँ, तो ये वही ये भी एक हम लोगों ने जोड़ा जो नाम हैं जिनको लोकसभा चुनाव की सीटें ऑफर कर सकती हैं बीजेपी का, आरजेडी जो ऑफर कर रही है। कुछ एमएलसी उसमें ऑफर कर देखिए सकती है। कई 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 लोग ऐसे हैं जिनके लिए इस ऑफर पर यकीन करना भी मुश्किल होगा। अभी कहने तक के लिए तो बातें ठीक है कि बांका से जयप्रकाश यादव की टिकट काट देंगे, जी। लेकिन अब उस पर ऑफर पर यकीन करेगा कि नहीं सामने वाला व्यक्ति, ये भी देखना होगा। और हम्म। जीतन राम मांझी को मनाने के लिए क्या उपाय कर सकती है बीजेपी और जेडीयू, वो भी दूसरी तरफ से भी तो दाव चले जा रहे हैं। हमारा बिल्कुल। कहना सिर्फ ये है कि ये बहुत माइन्यूट अरेंजमेंट है और हम्म। बहुत दूर की कौड़ी है कि हम सरकार गिरा लेंगे 6 महीने के भीतर। ये बहुत जी। दूर की कौड़ी है, क्योंकि हम्म। कोई बड़ा घटनाक्रम ऐसा होता नहीं दिख रहा है। जब देखिए क्या होता है, जब घटनाएं पॉलिटिक्स में होती हैं तो स्पर ऑफ द मोमेंट में होती हैं। जब मोमेंट में हीट होता है उस समय होती है, जब सब चीजें ठंडी हो जाती हैं तब उसके होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। और बिल्कुल। जब हिट था, हिट ऑफ द मोमेंट था, उसमें तो आरजेडी के 3 लोग जाके दूसरी तरफ बैठ गए। हम्म। तो अब उन सब लोगों को आप उधर भी, तो आप उसमें से हम लोग को पता है कि चेतन आनंद को भी लोकसभा चुनाव का उनकी मां के लिए ऑफर किया हुआ है जेडीयू के तरफ से। लोकसभा जी। उधर से भी तो लोकसभा की सीटें ऑफर की जा रही हैं, उधर भी सीटें हम्म। खाली हो रही हैं जेडीयू को। और बीजेपी को भी टिकटें काटनी है अपने बहुत सारे एमपीज की, वो हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। जी। तो दोनों तरफ से ये ऑफर होगा। तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ विधायक ऐसे हैं, तो वो दोनों तरफ है और वो जी। बेटर डील की उम्मीद कर रहे होंगे। हम्म। इसलिए इस माइक्रो मैनेजमेंट में जा करके और सरकार गिराने की सोचना एक सोच हो सकती है ज्ञानेश्वर जी, तेजस्वी यादव की टीम के भीतर, कि हम्म। एक बार किसी तरह से अगर मुख्यमंत्री की शपथ ले लेते हैं तो वो टेक टूट जाएगी कि ये मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। अगर एक बार बन गए तो बिल्कुल। बेशक 5 दिन 7 दिन में ही हट जाए तो देखा जाएगा कि क्या होता है, जी। लेकिन उसकी गुंजाइश बहुत कम है। अगर ऐसा कुछ हम्म। होगा भी, ऐसा कोई घटनाक्रम होगा भी, तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। और अच्छा। फिर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो उसका फायदा कुछ फायदा नहीं होना है तेजस्वी यादव को या आरजेडी को। उल्टा हमको क्या लग रहा है कि उसके बाद नुकसान हो सकता है। जो थोड़ा बहुत सद्भाव नीतीश कुमार के मन में होगा तेजस्वी को लेकर के या आरजेडी को लेकर के, वो सद्भाव खत्म हो जाएगा। जी। कि हम लोग आज जब ये डिस्कस कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव प्लान अभी भी छोड़े नहीं है और अभी उनकी हम्म। उम्मीदें टूटी नहीं है सरकार गिराने से, उसी समय लालू यादव के भी रोल के बारे में सोचना चाहिए कि एक तरफ लालू यादव की थिंकिंग है, जी। लालू यादव की थिंकिंग है। उस दिन 3 बातें कही, हम लोगों ने डिस्कस किया। बिल्कुल। उन्होंने कहा दरवाजे खुले हुए हैं, हम्म। आएंगे तो सोचेंगे। और हम्म। प्रधानमंत्री पद को लेकर के भी कहा कि उनमें कोई कमी नहीं है नीतीश कुमार में। जी। तो नीतीश कुमार में कमी इसका मतलब लालू यादव, देखिए हमेशा लालू यादव ज्यादा प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन है, हमेशा ज्यादा व्यवहारिक राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं। उनमें अब युवाओं वाला ऐसा जोश नहीं है कि वो कुछ भी कर देंगे और उसका नुकसान आगे की सोचे भी ना। जिस जी। दिन लालू यादव ये सद्भाव दिखा रहे थे, उसी दिन सासाराम में हम लोगों ने सुना कि तेजस्वी यादव थका हुआ मुख्यमंत्री कह रहे थे नीतीश कुमार को।
हुँ, तो दोनों के स्टार्क जो कंट्राडिक्शंस बोलते हैं वो है। स्टार्क कंट्राडिक्शन है एकदम दोनों जी, तरफ से। ये बिल्कुल दूसरी लाइन पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं, लालू यादव दूसरी लाइन पर चल रहे हैं। इसको जो पुलिस के लैंग्वेज में बैड कॉप गुड कॉप बैड कॉप कहते हैं कि एक आदमी आकर हुँ, के पुचकार रहा है और दूसरा आदमी आकर के धमका रहा है। तो वो जी, राजनीति चल रही है लालू यादव और तेजस्वी यादव की। अब हुँ, उसमें तेजस्वी यादव युवा हैं और उनकी टीम एक अलग लाइन लिए हुए है। लालू यादव बहुत प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन है और वो इस बात को जानते हैं, जो हम लोग उस दिन डिस्कस कर रहे थे, कि सबसे बेस्ट चांस तेजस्वी के सीएम बनने का तभी है जब नीतीश कुमार का वरदहस्त उनके हाथ पर हो, उनका नीतीश कुमार बिल्कुल। का आशीर्वाद उनके ऊपर हो जाए, तब फिर हुँ, सत्ता उनकी अस्थायी भी हो सकती है। जी, क्योंकि नीतीश कुमार के हाथ में वो एस कार्ड जिसको बोलते हैं वो है कि वो जिधर जाएंगे उधर बनवा देंगे। हुँ, और हुँ, एक सद्भाव होगा एक कास्ट की पॉलिटिक्स में भी, जो कॉम्बिनेशन है कास्ट के मोबिलाइजेशन ग्राउंड पर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें भी नीतीश कुमार का साथ रहना उनको आरजेडी को फायदा पहुंचाएगा। तो जी, बेटर पॉलिटिक्स ये होगी कि वो अभी इस काम में पड़े, इस माइक्रो मैनेजमेंट में पड़े कि जेडीयू के लोगों को तोड़ करके हम लोकसभा की टिकट दे दें। अरे फिर ये भी तो सोचना होगा कि जिस उस लोकसभा सीट के लिए आरजेडी का जो आदमी तैयारी कर रहा है वो कहाँ जाएगा। वो क्या करेगा? जी, बगावत तो हो वो जाएगी। नाराज होगा तो वो नाराज होगा तो अपने साथ अगर लोकसभा का दावेदार है तो एक आध एमएलए भी वो खराब कर दे कहीं, तो आपकी तो नुकसान आपका भी हो जाएगा। जी, और जब आप इस्तीफा होने के बाद बाई इलेक्शन में अगर वो जो जिससे आपने इस्तीफा कराया वो आपकी टिकट पर लड़े और चुनाव हार जाए, फिर क्या होगा। हुँ, उस सीट पर बाई इलेक्शन होगा तो उस बाई इलेक्शन में आप जीतेंगे इसकी क्या गारंटी है। हुँ, बिल्कुल। तो ये स्थिति भी जो है, ये सारी स्थितियां ऐसी हैं जो सोचने के लिए उनके ठीक है कि इसका एक फायदा जरूर है इसका, कि आप जेडीयू बीजेपी को दबाव में रखेंगे। हुँ, उनको खुलकर कोई भी डिसीजन लेने से उनको ये रोक सकते हैं और उनकी पार्टी के नेताओं को टेंट्रम दिखाने का आप मौका दे सकते हैं। जी, देखिए आपने जो कहानी सुनाई वो तो कहीं ना कहीं से एक स्ट्रेंथ मिला होगा ना, बल मिला होगा, हम भी देख लेंगे। ये बिल्कुल। जो बिहार के नेता का जो होता है कि हम किसी से कम है क्या, हम भी देख लेंगे। हुँ, तो इस जी, भाव में जब आ जाता है नेता कि हुँ, हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे, एसपी को हटाओ, हमको बैकवर्ड एसपी चाहिए, तो एसपी ऐसा ऐसे ऐसी ऐसी भाषा आप एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए एक एमएलए बोल रहा है, तो इस सब का तो ये एक डिटोरिएशन है ना पॉलिटिक्स का। जी, तो डिटोरिएशन को आप कैसे रोकेंगे? फिर ये अगर आरजेडी दबाव बनाए रहेगी कि हम सरकार गिरा सकते हैं, तब ये डिटोरिएशन बढ़ता जाएगा। फिर हुँ, नेताओं के हौसले बढ़ते जाएंगे, जेडीयू के नेताओं के, जेडीयू के विधायकों के, बीजेपी के विधायकों के, ये हौसले बढ़ते जाएंगे। फिर वो किसी के काबू में नहीं रहेंगे, इकबाल और लगातार कम होता जाएगा। तो उस चीज के लिए ठीक है, दबाव बनाए रखने जी, के लिए ठीक है। आप हुँ, ईमानदारी से अगर उसी में उलझ जाइएगा तब आप राजनीति नहीं कर पाएंगे। जो चुनावी राजनीति करनी है आपको, वो नहीं कर पाएंगे। अभी लोकसभा चुनाव की तैयारी है, 2 महीने में हुँ, लोकसभा चुनाव है। ये निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को अंदाजा है कि लोकसभा चुनाव में बहुत मौका नहीं है, बहुत चांस नहीं है आरजेडी बिल्कुल। कांग्रेस हुँ, अलायंस के लिए। बीजेपी जेडीयू बहुत मजबूत है, हुँ, लेकिन लड़ाई तो लड़नी होगी। आपको अपना वोट तो दिखाना होगा कि जी, आप अगर 30% से नीचे आपका वोट रह गया और बीजेपी जेडीयू अलायंस 60% से ऊपर चली जाए, तब तो फिर आपका जो मोरल डाउन होगा आपकी पार्टी का, उसको कैसे रिकवर करेंगे आप। हुँ, तो लड़ाई तो दिखानी होगी। देखिए आज मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लड़ने की स्थिति में इसलिए है क्योंकि उसको 40% वोट आया था। तो उसको जी, लग रहा है कि हम इसमें अगर थोड़ा बहुत इजाफा करेंगे तो लोकसभा में कुछ जीत सकते हैं। हुँ। अगर नहीं आया, अगर आप नहीं वोट ले आए, आप जो तब तो पुराना कमलनाथ की बात हो रही है, कमलनाथ भी भागे जा रहे हैं और कमलनाथ को भी बीजेपी बुला रही है, तब तो ऐसी बातें हो रही है। कांग्रेस हाँ, से डर तो है तब ही ना। बिल्कुल, बिल्कुल डर है, तभी डर है। जी, 40% वोट है और उनको लग रहा है कि कांग्रेस को अगर वहाँ कमज़ोर नहीं किया तो क्या पता कि 2-4 सीट ही जीत जाए तो बोनस हो जी, गया। हुँ, पिछली बार 1 सीट है, अगर 3 हो जाए तब तो 200% 300% का इज़ाफ़ा हो गया ना। और बिल्कुल। उतना बीजेपी का कम होगा, कहाँ से भरपाई करेगी? हुँ, तो ये जो बी इसलिए आरजेडी को अपनी ताकत दिखानी होगी कि उसके विधायक हुँ, उसके साथ रहें, उसके नेता उसके साथ रहें, वो साथ छोड़ के ना जाएँ। इसके लिए उसको दिखाना होगा कि लोकसभा चुनाव में उसको वोट आ रहा है 32%, 34%, 35%, वो लड़ाई में है। जी, देखिए, पिछली बार बहुत कम वोट हो गए थे, हालाँकि सीटें भी कम लड़ी थी। आरजेडी ने 19 ही सीट लड़े थे वो लोग। हुँ, लेकिन तब भी सबका मिलाकर के 30% वोट आया। जी, तो 30% वोट तो बहुत कम है। आपको हुँ। वो वोट बढ़ाना होगा ताकि लोगों का भरोसा आप पर बना रहे और लोग आपके साथ जुड़े रहें। और नहीं, वो इस बार तब होगा। खबर ये है कि इस बार खबर ये है कि स्वयं आरजेडी जो है, वो 27 से 28 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। 8 सीटें या 9 सीटें दी जा सकती है कांग्रेस को और 3 सीटें मतलब लेफ्ट को। वामपंथी पार्टियों को। तो हुँ, उधर तैयारी ये है। लेकिन जो इकबाल की कमी या फिर जो घमासान जिस बात की उम्मीद की जा रही है, वह पहलू भी है। आखिरकार मंत्रिपरिषद का विस्तार क्यों नहीं कर पा रहे हैं नीतीश कुमार? तारीखें क्यों टल रही हैं? क्या सच में इसके बाद भगदड़ मचना है?
बिल्कुल, असंतोष ये को रोक पाएंगे? इस बात की बहुत संभावना है और ये अब देखिए अभी जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि झारखंड में रोके रहे, शपथ जी। लेने के बाद ये 2 हफ्ते तक रोका गया और हम्म, जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसी दिन कांग्रेस पार्टी में बगावत हो गई। कांग्रेस पार्टी के 17 में से 12 एमएलए एक होटल में बैठ कर के उन्होंने मीटिंग की, उसमें से 10 लोग दिल्ली पहुंच गए। फिर वो एक तरह का अभी अस्त-व्यस्तता वहां हो गई है और सरकार अस्थिर हो गई है। कांग्रेस के लोग इस बात पर अड़े हैं कि मंत्री चेंज करने थे, वो क्यों नहीं चेंज किए गए? जो लोग 4 जी। साल से हैं, उन्हीं को क्यों रखा गया जबकि कहा गया था कि मंत्री चेंज करेंगे। जेएमएम में भी 1-2 विधायक जैसे बैद्यनाथ राम हैं वो आए थे, बीजेपी से ही आए थे, लेकिन वो अलग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो कैबिनेट का विस्तार हमेशा ये एक ट्रिकी इश्यू होता है और जब सरकार का इकबाल इतना कम हुआ हो और जब जी। एकदम इतने वर्ज पर हो, इतने एकदम तलवार की धार पर सरकार चल रही हो, तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो ये डर है निश्चित रूप से बीजेपी को भी और जेडीयू को भी कि अगर कैबिनेट का विस्तार करते हैं और उस समय फिर नाराजगी का एक दौर चलेगा। जी। जरूरी नहीं है कि सरकार गिर जाए, लेकिन हम्म, चूंकि तुरंत ही है लोकसभा का चुनाव, हम्म, तो एक दौर नाराजगी का चल सकता है। जी। वैसे आमतौर पर एक एक माना जाता है कि जब सेशन होता है, हाउस जब सेशन में होता है तो अब नहीं मंत्रिमंडल का होता है विस्तार नहीं, मल्टीपल का। हाँ, नहीं तो होता है। सेशन नहीं हो उस समय नहीं होता है। तो अभी हम्म, सेशन कंटिन्यू है, बजट सत्र चल रहा है, ये समाप्त होने के बाद और जी। इस बीच कुछ और मैनेजमेंट की कोशिश होगी क्योंकि हम्म, ये बीजेपी के लिए ज्यादा चिंता की बात होगी अगर 28 तारीख को सेशन खत्म होता है और आप मार्च के पहले हफ्ते में मंत्रिमंडल विस्तार करते हैं और दूसरे हफ्ते में 10 तारीख तक लोकसभा चुनाव की घोषणा होनी है। उस समय अगर इस तरह का की भगदड़ मची होती है और नाराजगी दिखाते हैं विधायक लोग, तो फिर वो उसका असर चुनाव पर भी पड़ेगा, चुनाव की संभावना पर भी उसका असर होगा। तो ये बीजेपी को भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करना होगा। जी। अभी अगला जो 10-12 दिन का समय है, इस 10 दिन में किसी न किसी तरह से मैनेज करना होगा। जो बोर्ड निगम भंग है, जहां हम्म, नहीं है वहां किसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये विधायकों से बात करनी होगी जो जी। नाराज विधायक है। अब बीजेपी के हम लोग इसको भी डिस्कस कर चुके हैं कि बीजेपी और जेडीयू के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि वो अपने विधायकों को लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा सकते हैं क्योंकि हाँ, विधायकों की बिल्कुल। संख्या ऐसे ही कम है। अगर हम्म, आपने विधायक लोकसभा में भेज दिया लड़ने के लिए और आप उस लोक विधानसभा की सीट पर बाई इलेक्शन हो, आप नहीं जीते हैं, तो अलग बहुमत घटता जाएगा विधानसभा में, तो वो भी हम्म, नहीं कर सकते हैं आप। तो इसलिए कुछ ना कुछ मैनेजमेंट करना होगा अपने पास जो पद है इन लोगों के, उसको लेकर के और कुछ ना कुछ निश्चित रूप से करना होगा जीतन राम मांझी के लिए कि जी। उनको हम कहीं ना कहीं पहले एडजस्ट कर दें, उनके साथ सहमति बना ले, क्योंकि वो 4 का स्ट्रेंथ बहुत बड़ा है। हम्म, वो 4 का स्ट्रेंथ ऐसा है जो जिससे स्विंग हो सकता है, पलड़ा दूसरी तरफ भी झुक सकता है। और वो 4 के इंतजार में ही बहुत सारे लोग बैठे थे, बीजेपी जेडीयू के कई सारे विधायक। जब वैसे विधायकों का हौसला जीतन राम मांझी की वजह से टूटा, जब जीतन राम मांझी रह गए साथ में तो उनका हौसला टूट गया, उनको लगा कि अब नहीं हो सकता है। तो जी। जीतन राम मांझी को एडजस्ट करना होगा। अब कैसे करेंगे? हम्म, उनकी पार्टी के लिए कोई और मंत्री पद देते हैं या हम्म, उनकी पार्टी के लिए कोई दूसरा विभाग तय करते हैं, एक अतिरिक्त जी। विभाग, ऐसा विभाग जिसको आम बोलचाल की भाषा में मलाईदार विभाग कहते हैं, कोई ऐसा माल जाल वाला मलाईदार। विभाग। जी। हालांकि हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि किसी को हाँ। मलाई खाने की मंजूरी मिलेगी नहीं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहेंगे तो। हम्म, और अब तो जांच भी होने लगी है, मलाईदार विभागों के मंत्रियों की तो जांच भी, अब समीक्षा भी होने लगी है। तो जी। लेकिन वैसा विभाग हम लोगों ने जिस दिन चर्चा की थी वहां, उसमें हम लोगों ने ये कहा था कि राजनीतिक कद के लिहाज से भी मंत्री जो मंत्रालय होता है उसका आकलन इस आधार पर भी होता है कि उससे नेता का कद बढ़ता है, राजनीतिक कद का बिल्कुल। अंदाजा होता है हम्म, मंत्रालय से। तो हम्म, कुछ वैसा करेगी जरूर जेडीयू बीजेपी जीतन राम मांझी को लेकर के, ताकि उनको खुश रखा जा सके, वो 4 सुनिश्चित रहे। वो 4 अगर साथ रहते हैं तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी विधानसभा का कार्यकाल 2 साल बचा हुआ, लगभग 2 साल। जी। कोई आदमी इस्तीफा देकर के चुनाव में नहीं जाना चाहेगा। हम्म, जिन लोगों को लोकसभा चुनाव का भी ऑफर है, वो भी मान रहे हैं कि अभी जिस तरह की लहर बनाई हुई है बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी के नाम पर, लोकसभा का चुनाव अगर लड़ भी लेते हैं तो नहीं जीते, फिर क्या होगा? तो फिर आपने इस्तीफा भी दे दिया, मतलब वो हो गए, चौबे जी गए छब्बे जी बनने और दुबे जी बन के आ गए। बिल्कुल। विधानसभा से आपने इस्तीफा दे दिया, लोकसभा चुनाव लड़ के हार गए, तो उसके बाद क्या? हम्म, उसके बाद तो कोई ऐसी चीज नहीं। यही कारण था लेकिन कि अजीत बीमा जी, भारती कह रही अजीत थी अजीत जी, कि इसको भी हम लोग थोड़ा देख लें, इसको भी देखें और इसको भी समझने की जरूरत है कि जो मुकदमा दर्ज कराया गया हॉर्स ट्रेडिंग का, कि 5-5 करोड़ रुपए ऑफर दिए जा रहे थे तेजस्वी यादव के खास माने जाते हैं इंजीनियर सुनील, वह मुकदमा पहले पटना पुलिस में दर्ज हुआ था, कोतवाली थाने में। बाद में जितने नाराज विधायक थे उनके साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात भी हुई, डॉक्टर संजीव हो, बीमा भारती हो, जितने भी थे। लेकिन अब इस मुकदमे की जांच का जिम्मा ईओयू को दे दिया गया, जो ज्यादा सक्षम एजेंसी है।
तो इसे क्या माने कि इसे स्पीड देना चाहती है सरकार, या फिर ठंडे बस्ते में सनटिंग प्लेटफॉर्म पर पहुंचा दिया गया? नहीं, जी। देखिए, इस बात को पहला तो एफआईआर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी। एफआईआर हुआ है, इसका मतलब इस मामले में सच्चाई है, इसका मतलब है कि प्रूफ है, कोई ना कोई ट्रेस है कि उनको कॉल करके कहा गया है या उनको अप्रोच करके कहा गया है। जहाँ जी। प्रूफ नहीं होता है, वहाँ एफआईआर नहीं होती है। देखिए, दिल्ली हम्म। में 2 बार अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया। पहले 20-20 करोड़ देने का आरोप लगाया और हम्म। अभी इस बार उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे 25-25 करोड़। 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपया दिया गया है। जी। लेकिन उन्होंने एफआईआर नहीं की है। हम्म। उन्होंने कुछ नहीं किया अपनी तरफ से, उल्टे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के लोग उनको नोटिस देने आए कि आप आके बताइए कि आपको किसने अप्रोच किया है। जी। इसका मतलब है कि यहां बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि हमने हमारी तरफ से किसी ने अप्रोच नहीं किया है, हम्म। क्योंकि तभी तभी दिल्ली पुलिस जांच करने पहुंच गई और कही कि आप एफआईआर दर्ज कराइए और बताइए, आप फोन नंबर दीजिए जिस नंबर से आपको फोन आया था, आप जी। उस व्यक्ति का नाम लीजिए जिस जो व्यक्ति आपसे मिला था, वो हम्म। जगह बताइए जहां आपकी मुलाकात हुई, तो हम सीसीटीवी से खंगालें कि आपसे मिलने कौन आया था, अगर आप नाम नहीं जानते हैं बिल्कुल। तो। हम्म। तो इसका मतलब है कि दिल्ली में बीजेपी को पता है कि उसकी तरफ से किसी ने अप्रोच नहीं किया है हम्म। और अरविंद केजरीवाल एक ग्राउंड बना रहे हैं अपने फेवर में, अपने खिलाफ जो नोटिस जा रहे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए। जी। इसके उलट बिहार में एक मुकदमा दर्ज हुआ। इसका हम्म। मतलब कि मुकदमा दर्ज करने वाले के पास कोई ट्रेस है, सबूत है कि उसको किस आदमी ने अप्रोच किया है, उसका हम्म। फोन नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, ये उसको ट्रेस है। तो जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है उसको दिया जी। है ये। इसका मामला अगर ये इसी लाइन पर चला और अगर जी। ऐसी कोशिशें चलती रही कि जेडीयू और बीजेपी को तोड़ेंगे, एमएलए को हम्म। लालच देकर के, प्रलोभन देकर के, तो कोई हैरानी नहीं होगी कि ईओडब्ल्यू से वो केस ईडी को चला जाए और फिर बिल्कुल। उसके बाद जो होगा वो बहुत मुश्किल की बात होगी। इसमें हम्म। हमको इतना ही सिर्फ समझ में आ रहा है कि जी। सरकार के पास, जेडीयू बीजेपी के पास इस बात के सबूत हैं, इस बात की जानकारी है और वो जो खरीद फरोख्त का आरोप है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। नहीं, अगर मुझे सचा तो खबर ये भी है अजीत जी कि एक विधायक ने भाजपा नेतृत्व के समक्ष, मैं पार्टी कौन सी है मैं नहीं कह रहा हूं, जेडीयू बीजेपी में कोई भी एक विधायक ने कबूल किया है कि हाँ मुझे इतने रुपए मिले हैं। और तो मेरी इसका मतलब जानकारी ये वही, है। जी। बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि पुख्ता सबूत है और कोशिश हो रही थी पैसे की। जी। इसका मतलब है कि पैसे दे करके, पैसे का प्रलोभन दे करके, इसका मतलब है कि सिर्फ राजनीतिक प्रलोभन नहीं दिया जा रहा था। हम्म। सिर्फ लोकसभा विधानसभा की टिकट ऑफर नहीं की जा रही थी, सिर्फ मंत्री पद ऑफर नहीं किए जा रहे थे। हम्म। इसका मतलब कि पैसे का भी लालच दिया जा रहा था जी। और इस बात के सबूत हैं। सबूत का हम्म। मतलब जो भले वो कॉर्पोरेटिंग एविडेंस हो, हम्म। परिस्थिति जन्य सबूत हो, लेकिन ऐसे सबूत हैं जिनसे कुछ लोग फंस सकते हैं। तो ये एक तलवार लटका दी गई है और ये बता दिया गया है आरजेडी को कि सरकार को पता है कि उसकी तरफ से कौन लोग पैसे बांटने का काम कर रहे थे, क्या खेला चल रहा था। अब जी। भी अगर नहीं रुकती हैं ऐसी गतिविधियां, तो आगे कार्रवाई होगी। अगर ये गतिविधियां रुक जाती हैं और ठंडा हो जाता है मामला कि चलो अब जो हो गया सो हो गया, सरकार अपनी चलती रहे, तब जी। तो हो सकता है कि जांच थोड़ी स्लो हो। लेकिन हम्म। अगर जैसा कि आपको जानकारी है कि अभी भी तेजस्वी यादव को भरोसा है, उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है और अभी भी वो एफर्ट ले सकते हैं, तो बिल्कुल। जितना एफर्ट लेंगे इसकी जांच उतनी तेज होगी। ये डायरेक्टली रेसिप्रोकल हो गया है, उधर उनके साथ कनेक्ट हो गया है। आप अगर सरकार गिराने की कवायद करिएगा अभी भी, तो फिर इस मामले में जी। जो हुई है गलती, हम तो इसको गलती कहते हैं, कोई भी डेमोक्रेसी पसंद करने वाला व्यक्ति इसको गलत ही मानेगा। पैसे का ऑफर चाहे बीजेपी करे, चाहे जेडीयू करे, चाहे आरजेडी करे, ये जी। इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए है लोकतंत्र में। और हम्म। चुने हुए प्रतिनिधि का की हॉर्स ट्रेडिंग तो बहुत ही गलत है। ये तो डेमोक्रेसी के कोर पर, बुनियाद पर हमला है। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। जी। अगर किसी ने की है वो गलती, तो उसको सजा मिल जाएगी। फिर चूंकि इन लोगों के पास मुकदमा दर्ज हो गया और आपको पता है कागज कभी खत्म नहीं होता है, सबूत जी। अगर कुछ भी बिल्कुल। दर्ज हो गया तो वो खत्म नहीं होना है, फिर हम्म। आगे भी ये जांच चलती रहेगी। तो ये अभी अभी थोड़ा इसमें वेट करना होगा कि ये आरजेडी की तरफ से एफर्ट कितनी देर तक चलता है। अगर इधर एफर्ट स्लो हो गया तो हो सकता है कि मुकदमे की जांच भी स्लो हो जाए, लेकिन अगर एफर्ट जारी रहा इधर से, तो वो जी। मुकदमा बहुत आगे तक जा सकता है। चलिए, तो मुकदमा आगे तो जा सकता है यदि तेजस्वी यादव आगे बढ़े तो, लेकिन रफ्तार दोनों तरफ देखनी होगी कि कौन सी रफ्तार किस गाड़ी की कितनी तेज पकड़ती है। सरकार बचाने की, सरकार गिराने की। सरकार गिराने की कोशिश होगी तो सरकार बचाने की कवायद भी होगी। आगे क्या, इसकी भी हम चर्चा करते रहेंगे। तो आज अजीत जी जुड़े मेरे साथ, होंगे धन्यवाद। और चलते चलते हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।